सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो आज मार्केट में निफ्टी अभी हाल फिलहाल नेगेटिव में चल रहा है। बैंक निफ्टी भी नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चल रहा है। तो देखते हैं क्लोजिंग क्या होती है। और हाल फिलहाल अभी तो म्यूचुअल फंड में फ्राइडे वाले ही रिटर्न दिख रहे हैं, इसलिए दोबारा से नहीं दिखाऊंगा यही रिटर्न। इसलिए सीधे चलते हैं कमेंट की तरफ। तो ये एक भाई ने कमेंट करा था कि मिड कैप पर वीडियो बनाओ, कौन सा मिड कैप इन तीनों में से बेस्ट है, मोतीलाल, एचडीएफसी और क्वांट। तो आज की वीडियो इसी पर रहेगी। तो वीडियो की शुरुआत तो जैसा कि आप देख सकते हैं, तीनों फंड को मैं साथ में ले आया हूँ। अब शुरू करते हैं इनका कंपैरिजन। फंड एज आप सबसे पहले देख सकते हैं, क्वांट मिड कैप और एचडीएफसी मिड कैप बिल्कुल साथ में शुरू हुए थे। दोनों को 11 साल और 6 महीने हो चुके हैं। मोतीलाल थोड़े बाद में शुरू हुआ था, इसको 10 साल और 5 महीने हुए हैं। तो हालांकि ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इसलिए ये कोई ज़्यादा मेजर फैक्टर नहीं है। फंड साइज देख सकते हैं, तीनों का अलग अलग है। क्वांट और मोतीलाल का ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट एचडीएफसी का एयूएम काफ़ी ज़्यादा है, 70,000 करोड़ का। बट बाकी दोनों के भी अच्छे हैं, कम किसी का नहीं है, सब तीनों के फंड साइज बढ़िया है। अब रिटर्न्स देखते हैं कि भाई कितने टाइम में कितने रिटर्न, सबसे ज्यादा रिटर्न किसने दिए। तो 3 महीने के अगर आप रिटर्न देखेंगे तो मोतीलाल आगे है। 6 महीने के रिटर्न देखेंगे, अगेन मोतीलाल सबसे आगे है। 1 साल के रिटर्न देखेंगे, अगेन मोतीलाल ही सबसे आगे है। 3 साल के रिटर्न आप देखेंगे, अगेन मोतीलाल। 5 साल के आप रिटर्न देखेंगे तो 5 साल में क्वांट सबसे आगे। तो आप देख सकते हैं, 3, 6, 1 और 3 साल में मोतीलाल सबसे आगे है, और आखिर में 5 साल में क्वांट मिड कैप सबसे आगे है। एचडीएफसी अभी इन तीनों में सबसे पीछे एचडीएफसी चल रहा है। तो यहाँ कहीं ना कहीं रिटर्न्स के मामले में मोतीलाल और क्वांट जीतते हुए दिख रहे हैं। रिस्क मेजर्स देख लेते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा फर्क नहीं है तीनों में। क्वांट का लगभग 16 है, मोतीलाल का 15 है और एचडीएफसी का 13 है। स्टैंडर्ड डेविएशन जितना ज्यादा होता है उतना थोड़ा रिस्क ज्यादा रहता है, लेकिन उतना रिटर्न भी ज्यादा रहते हैं। तो क्वांट और मोतीलाल का लगभग सेम ही है। एचडीएफसी रिस्क कम ले रहा है, इसकी वजह से रिटर्न भी थोड़े से कम बना पा रहा है। शार्पी भी जितना ज्यादा होता है उतना अच्छा रहता है, मोतीलाल का सबसे ज्यादा है। तो ये पॉइंट मोतीलाल को है। बेटा 1 से कम होना चाहिए, तो तीनों का 1 से कम ही है। तो ये बढ़िया चीज है। शॉर्टिनो भी जितना अच्छा होता है उतना बढ़िया रहता है। तो मोतीलाल का शॉर्टिनो सबसे बढ़िया है, क्वांट का सबसे कम है। अल्फा अगेन जितना ज्यादा उतना अच्छा। मोतीलाल का अल्फा सबसे बढ़िया है, लगभग 13 का अल्फा है, देन क्वांट का। और सबसे कम अल्फा जो है वो एचडीएफसी का है। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो एचडीएफसी कुछ मामलों में पिछड़ते हुए दिख रहा है। इसके बाद टॉप 3 सेक्टर जो ये तीनों म्यूचुअल फंड लिए हुए हैं वो देख सकते हैं। क्वांट एनर्जी सर्विस और फाइनेंशियल में इसका सबसे ज्यादा एलोकेशन है। देन मोतीलाल देख सकते हैं, एचडीएफसी भी देख सकते हैं। टॉप 5 होल्डिंग कौन कौन सी ली है ये भी देख लीजिए, क्वांट की, मोतीलाल की और एचडीएफसी की। सबसे ज्यादा होल्डिंग ये इन 5 कंपनी में लिए हुए हैं, सभी बढ़िया कंपनीज है। उसके बाद आते हैं अपन पीई पे। पीई देखिए, जितना कम होता है उतना बेहतर होता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो पीई के मामले में एचडीएफसी की पीई सबसे कम है, यानी कि ये सबसे बढ़िया है। उसके बाद क्वांट और मोतीलाल की पीई काफी ज्यादा है, मतलब ये काफी ज्यादा ओवर वैल्यूड स्टॉक्स को लिया हुआ है, इसकी वजह से इसकी पीई जो है वो काफी ज्यादा है। पीवी का भी सेम है, जितनी कम होती है उतना अच्छा माना जाता है। तो क्वांट की पीवी सबसे कम है। मोतीलाल की पी अगेन सबसे ज्यादा है, तो ये मोतीलाल के लिए अच्छी बात नहीं है। देन एचडीएफसी की पी 3.67। इक्विटी में किस फंड का कितना एलोकेशन है ये देख सकते हैं। क्वांट, मोतीलाल और एचडीएफसी तीनों का ही लगभग 94 95 के आसपास का इन्वेस्टमेंट है, ज्यादा फर्क नहीं है। हालांकि क्वांट मिड कैप का 4% इन्वेस्टमेंट डेट में भी है, और इनका बाकी का इन्वेस्टमेंट कैश में होगा, कैश इन हैंड में होगा, जहाँ कहीं पे इन्वेस्टमेंट नहीं है, कैश में रखेंगे। उसके बाद टर्नओवर रेशियो अगर आप देखें तो क्वांट का टर्नओवर रेशियो नहीं दिया गया है, मोतीलाल का 149 का है। यानी कि टर्नओवर रेशियो का मतलब होता है कि भाई फंड मैनेजर 1 साल में कितनी बार स्टॉक्स को चेंज कर रहा है, कितनी एक्टिवली फंड को मैनेज कर रहा है।
तो आप देख सकते हैं मोतीलाल का 149 का है और एचडीएफसी का मात्र 20% का है। यानी कि मोतीलाल के जो फंड मैनेजर हैं वो उसके स्टॉक्स को बार बार चेंज करते रहते हैं और रिटर्न्स भी बढ़िया बना के दे रहे हैं, जबकि एचडीएफसी का मात्र 20% है। मतलब यहाँ पे फंड को स्टॉक्स को चेंज जो है वो काफी कम बार किया जाता है, तो इसकी वजह से इसके रिटर्न्स भी थोड़े से कम। ये जो है ये इन्वेस्ट एंड होल्ड की टेक्निक आजमाते होंगे, जहाँ पे ये इन्वेस्ट करके लंबे टाइम के लिए छोड़ देते हैं, जबकि मोतीलाल के जो फंड मैनेजर हैं वो कंसिस्टेंटली चेंज करते रहते हैं स्टॉक्स को, जिससे कि ये बेहतर रिटर्न बना पा रहे हैं। बाकी एक्सपेंस रेशियो वगैरह देख सकते हैं ऑलमोस्ट सेम ही है, ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। एग्जिट लोड भी क्वांट का .5% है और मोतीलाल और एचडीएफसी का 1% है। हालांकि ये ज्यादा कोई बड़ा फैक्टर नहीं है, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर आप करेंगे तो एग्जिट लोड से आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली यही थे सारे डिफरेंस। तो अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल मोटा मोटा अगर अपन देखें तो मोतीलाल सबसे अच्छा दिखाई दे रहा है रिटर्न्स के मामले में, और बाकी रिस्क मेजर में भी मोतीलाल ही सबसे बढ़िया है। लेकिन पीई पीवी में मोतीलाल थोड़ा सा ओवर वैल्यूड स्टॉक्स को लिया हुआ है, तो ये थोड़ी सी रिस्क है। हालांकि फंड मैनेजर अच्छे से कर रहे हैं, बढ़िया रिटर्न बना के दे रहे हैं। तो ओवरऑल सारे फैक्टर्स को देखते हुए अगर तुलना की जाए तो मुझे कहीं ना कहीं मोतीलाल जो है वो ही सबसे बढ़िया मिड कैप फंड लग रहा है। एचडीएफसी अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर मामलों में एचडीएफसी पीछे दिखाई दे रहा है। तो मेरे हिसाब से तो मोतीलाल बेस्ट मिड कैप फंड है इन तीनों में से। बाकी आपको क्या लगता है आप कमेंट में बता सकते हैं। और अब चलते हैं बाकी के कमेंट्स की तरफ। तो पहला कमेंट है रविश ह्यूमन का। ये कह रहे हैं कि अब क्या क्वांट के फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, उसका परफॉर्मेंस डाउन जा रहा है। इसका जवाब मैंने पिछली वीडियोस में भी दिया था, दोबारा से आपको बता देता हूँ। देखिए, क्वांट का जो रिटर्न कम हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि सेबी ने क्वांट पर फ्रंट रनिंग के चार्जेस लगाए थे, जिसके डर के मारे काफी सारे इन्वेस्टर ने इसमें से अपना फंड जो है इन्वेस्टमेंट को रिडीम कर लिया था। तो जब इतनी बड़े लेवल पर रिडेम्पशन हुआ था तो जाहिर सी बात है कि फंड मैनेजमेंट को दिक्कत हो ही होगी। तो उसी की वजह से शॉर्ट टर्म में उसका इम्पैक्ट दिख रहा है। अभी हाल फिलहाल डेफिनेटली उसके रिटर्न कम हुए हैं, बट अब सब पहले जैसे हो चुका है। आने वाले कुछ महीनों में रिटर्न पहले जैसे आने लगेंगे। चेंज नहीं करना है, इन्वेस्टेड रहना है, टिके रहना है। आने वाले समय में सब पहले जैसे रिटर्न आने लगेंगे। थोड़ा डेटा भी देख लेते हैं अपन। तो ये देख सकते हैं, ये क्वांट स्मॉल कैप का 1 साल का डेटा है, जुलाई 2023 से जून 2024 पिछले महीने तक का ये डेटा है। इसमें क्वांट स्मॉल कैप और इसका जो बेंचमार्क है 250 स्मॉल कैप और इसका जो कैटेगरी एवरेज है, इन तीनों का आप कंपैरिजन देख सकते हैं। जून 2023 में क्वांट ने सबसे ज्यादा रिटर्न दिए थे, कैटेगरी एवरेज से भी और अपने बेंचमार्क से भी। अगस्त में ये हल्का सा डाउन गया था, सितंबर में भी हल्का सा डाउन गया था, अक्टूबर में गिरावट हुई थी और ये ज्यादा गिरा था गिरावट में। नवंबर में देखिए फिर से टॉप पे चला गया, दिसंबर में अगेन अच्छे खासा टॉप पे चला गया। जनवरी 2023 जनवरी 2024 में अगेन कितनी बड़े मार्जिन से ये कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क से आगे निकल गया। फेब्रुवरी में आप देख सकते हैं बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज में गिरावट थी, बट इसने रिटर्न दिए थे। उसके बाद मार्च में गिरावट हुई तो बाकी कैटेगरी एवरेज और देख सकते हैं आप बेंचमार्क से कम गिरा है ये। और फिर अप्रैल में भी इसने ज्यादा रिटर्न दिए बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज से। मई में जब गिरावट हुई तो ये बेंचमार्क से कम गिरा। और अब जून में इसका परफॉर्मेंस काफी गिरा है और उसका रीजन मैंने बताया, फ्रंट रनिंग के चार्जेस सेबी के द्वारा लगाए गए थे, जिसकी वजह से काफी सारा रिडेम्पशन हुआ। उसकी वजह से शॉर्ट टर्म में इसका थोड़ा इम्पैक्ट पड़ा है, थोड़े टाइम तक इम्पैक्ट दिखेगा। आने वाले समय में सब पहले जैसा हो जाएगा। क्लियर है? तो इन्वेस्टेड रहिए, डरने की कोई बात नहीं है, आगे पहले जैसे रिटर्न मिलने लगेंगे। दूसरा कमेंट है सूफियान जी का। ये कह रहे हैं रिव्यू माय 37 के पोर्टफोलियो सर, लार्ज एंड मिड कैप ये 3 फंड लिए हुए हैं, मिड कैप के 3 फंड, स्मॉल कैप के 4 फंड, फ्लेक्सी कैप 2 लिए हुए हैं। 12 साल के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं
पोर्टफोलियो बढ़िया है। एक सजेशन जो मैं आपको दूंगा वो ये दूंगा कि थोड़े फंड आप ज्यादा रखे हुए हैं, लगभग आप 12 फंड रखे हुए हैं, चाहे तो एक दो फंड आप कम कर सकते हैं। जैसे कि लार्ज एंड मिड कैप की मुझे नहीं लगता कि कोई जरूरत है। मिड कैप आप अलग से लिए ही हुए हैं। फ्लेक्सी कैप में मिड कैप, लार्ज कैप और स्मॉल कैप तीनों ही कवर हो रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता लार्ज एंड मिड कैप की कुछ खास जरूरत है इस पोर्टफोलियो में। और 12 साल के लिए इन्वेस्टेड रह रहे हैं तो लार्ज कैप का तो एलोकेशन आप ना भी रखें तो कुछ जरूरत नहीं है। फ्लेक्सी कैप उतना लार्ज कैप कवर कर रहा है आपका, तो चाहे तो लार्ज एंड मिड कैप को आप थोड़ा एक दो हटा सकते हैं। बाकी ओवरऑल आपका पोर्टफोलियो बढ़िया है, बैलेंस्ड है, अच्छा है। 12 साल में बहुत अच्छी वैल्यू आप बना लेंगे। एक आध सजेशन मेरा यही रहेगा कि चाहे तो एक दो जो लार्ज एंड मिड कैप रखे हुए हैं उनको हटा सकते हैं, उनकी ज्यादा नीड मुझे समझ नहीं आती है। बाकी बिल्कुल सही है आपका। ठीक। उसके बाद पवन बिष्ट जी पूछ रहे हैं, हेलो सर एक डाउट है। जैसे सर ग्रो ऐप में टैक्स में एलटीसीजी में गए, उसमें वो एलटीसीजी वाली यूनिट्स और अमाउंट बता देता है, उसको जब हम रिडीम करेंगे तो हमारा प्रिंसिपल और प्रॉफिट अमाउंट दोनों एक साथ होगा। तो सर उसको हम अलग कैसे करेंगे, मतलब प्रॉफिट को अलग एंड प्रिंसिपल को अलग, कोई तरीका बताइए। सेल्फ कैलकुलेट करना होगा या कोई ऐप के अंदर ही फीचर है? तो पवन जी जितना मैं आपका सवाल समझ पा रहा हूँ उस हिसाब से मुझे ये लग रहा है कि आप पूछ रहे हैं कि प्रिंसिपल अमाउंट और प्रॉफिट अमाउंट एक साथ रिडीम होगा तो एलटीसीजी दोनों पे लगेगा क्या, ऐसा शायद आप कुछ पूछ रहे हैं। तो मैं समझा देता हूँ, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। देखिए सबसे पहली बात तो जो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है वो प्रिंसिपल अमाउंट पे बिल्कुल नहीं लगता है। आपकी जो प्रिंसिपल अमाउंट रहेगी वो अलग ही रहेगी। और जो टैक्स लगेगा वो केवल जो 1,25,000 से एक्स्ट्रा अमाउंट बनी है ना, उसी पर्टिकुलर अमाउंट पर टैक्स लगेगा। आपके प्रिंसिपल अमाउंट पे किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लगेगा। और जब आप रिडीम करेंगे तो ही लगेगा। अगर आप रिडीम नहीं करते हैं और फिर भले ही आपकी म्यूचुअल फंड 2 लाख 4 लाख कितना भी रिटर्न आपको बना के दे दें साल भर में, उस पर कोई टैक्स नहीं है। टैक्स तभी लगेगा जब आप रिडीम करेंगे उसको, तो ही टैक्स लगेगा, वरना नहीं लगेगा। और आपका थोड़ा डाउट क्लियर कर देता हूँ कि भाई सेल्फ कैलकुलेट करना होगा कि ऐप के अंदर कोई फीचर है। तो बिल्कुल ऐप के अंदर फीचर है ये देखने का, मैं दिखा भी देता हूँ आपको। तो जब आप ग्रो ऐप में प्रोफाइल में जाएंगे तो यहाँ रिपोर्ट्स का ऑप्शन है। रिपोर्ट में जाके आप देखेंगे टैक्स फाइलिंग करके जगह है, यहाँ पे सेकंड नंबर का ऑप्शन है कैपिटल गेन्स म्यूचुअल फंड। इसको आप देखेंगे ना, डाउनलोड करेंगे। ये देखिए ये डाउनलोड हो गया। देखिए ये डाउनलोड हो चुका है। अब आप इसको जब जूम करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन है ऊपर ही, इक्विटी डेट और डेट अनस्पेसिफाइड। अपना एलोकेशन पूरा इक्विटी में है। यहाँ पे भी दो कॉलम रहेंगे, एक रहेगा टैक्सेबल शॉर्ट टर्म, एक रहेगा टैक्सेबल लॉन्ग टर्म। तो जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जितना भी आपका लगना होगा वो यहाँ पे शो हो जाएगा। शॉर्ट टर्म में ये देख सकते हैं, शॉर्ट टर्म में 1360 रुपए का टैक्सेबल अमाउंट है। शॉर्ट टर्म में किसी तरह का कोई एग्जेम्पशन नहीं होता है, इसलिए यहाँ आप जितना भी टोटल अमाउंट बनाएंगे उस पर आपको टैक्स लगेगा। लॉन्ग टर्म में 1,25,000 का एग्जेम्पशन होता है। वहां पे जब आप 1,25 से ज्यादा बनाएंगे तो ही टैक्स लगेगा, वरना नहीं लगेगा। यहाँ पे आप शॉर्ट टर्म में जितना भी बनाएंगे उस पर टैक्स लगेगा ही लगेगा। ठीक। तो आपका जितना भी टैक्सेबल अमाउंट रहेगी एलटीसीजी में, वो सारी अमाउंट आपको इस कॉलम में देखने को मिल जाएगी। क्लियर है? आई होप आपने यही सवाल पूछा था और आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। उसके बाद विष्णु जैन जी पूछ रहे हैं, सर लॉन्ग टर्म के लिए 12% का टारगेट रखा है, क्या ये सही है और क्या उससे ज्यादा उम्मीद रख सकते हैं? थैंक यू सर रिप्लाई के लिए। बिल्कुल भाई, 12% तो आप ये मानते चलिए वर्ष से वर्ष बेकार से बेकार सिचुएशन में आपको 12% से ज्यादा ही रिटर्न मिल जाएंगे। आप अच्छी बात है, आप 12% मानते हुए चल रहे हैं, क्योंकि जितना कम माने उतना ही अच्छा है। क्योंकि कुछ लोग क्या है ना कि 25-25 30-30% मानते चलते हैं, वो लोग गलत हैं। क्योंकि इतना नहीं मिल पाएगा तो फिर उनका कैलकुलेशन और उनको फिर अच्छा नहीं लगेगा। बट आप ऑलरेडी कम मानते हुए चल रहे हैं तो मुझे लगता है 12% से तो ज्यादा आराम से मिल जाएगा। इंडिया का फ्यूचर काफी ब्राइट है।
इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, काफी सारा डेवलपमेंट, काफी सारी ग्रोथ, काफी सारी अपॉर्चुनिटी, बहुत पोटेंशियल अभी इंडिया में है। आगे भी जैसे अभी रिटर्न मिल रहे हैं, आगे भी उतने ही रिटर्न अपन मानते हुए चल सकते हैं। मैं आपको एक डेटा दिखाता हूँ, उससे आप बेहतर समझ पाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि पिछले 10 साल में किस कैटेगरी ने कितने रिटर्न दिए हैं। ये आप देख सकते हैं, डायरेक्ट वालों पे अपन को देखना है, रेगुलर वालों से अपने ज्यादा मतलब नहीं है। लार्ज कैप फंड ने पिछले 10 सालों में एक एवरेज रिटर्न 13% के दिए हैं, मिड कैप ने 18 के, स्मॉल कैप ने 20 के, फ्लेक्सी कैप ने लगभग 14 के, ईएलएसएस ने लगभग 14.5 के, और बैलेंस एडवांटेज वगैरह फंड ने 12.5% के रिटर्न दिए हैं। तो आप देख सकते हैं स्मॉल कैप ने सबसे ज्यादा रिटर्न दिए हैं पिछले 10 सालों में, देन मिड कैप, then followed by ELSS, flexi cap, large cap and then balance fund। तो आप देख सकते हैं कि आपके पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप है, 10 साल से ज्यादा के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आराम से आप 12% से ज्यादा रिटर्न एक्सपेक्टेड कर सकते हैं। और अच्छी बात है, आप कम ही मानते चल रहे हैं, क्योंकि कम मानेंगे और ज्यादा मिलेंगे तो वो अच्छा लगता है, लेकिन ऑलरेडी बहुत ज्यादा मानते चलेंगे और फिर कम मिलेंगे तो वो बुरा लगेगा। इसलिए अच्छी बात है आप कम मानते ही चल रहे हैं, बट मुझे लगता है 12% तो बेकार से बेकार सिचुएशन में भी मिल जाएंगी। ठीक। उसके बाद मोहन जैन पूछ रहे हैं, सर बंधन स्मॉल कैप कैसा रहेगा 2000 मंथली एसआईपी के लिए। बंधन स्मॉल कैप बढ़िया फंड है, 3 साल पहले ही शुरू हुआ है, एयूएम भी बढ़िया है, और रिटर्न भी 3 सालों में लगातार अच्छे रिटर्न देते जा रहा है। टॉप परफॉर्मिंग स्मॉल कैप फंड है, बढ़िया है, आप चाहें तो उसके साथ जा सकते हैं। उसके बाद प्रवीण जी कह रहे हैं, थैंक्स अगेन फॉर रिव्यूइंग पोर्टफोलियो, म्यूचुअल फंड रिटर्न में सीएजीआर और एब्सोल्यूट रिटर्न में क्या डिफरेंस है और किसे इंपॉर्टेंस देना चाहिए। तो देखिए, मैं आपको सरल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं कि सीएजीआर और एब्सोल्यूट रिटर्न क्या होता है और किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले एब्सोल्यूट रिटर्न की बात करते हैं कि भाई एब्सोल्यूट रिटर्न क्या होता है। तो मैं सरल भाषा में समझाता हूँ, ज्यादा फॉर्मूलाज में नहीं जाऊंगा कि कैसे निकालना है क्या करना है, बहुत सरल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा समझिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करे किसी भी म्यूचुअल फंड में, ठीक। अगले साल उस 1 लाख के बन गए 1.5 लाख, ठीक है, 1,50,000 बन गए। तो ये जो रिटर्न मिला अपन को, 50% का रिटर्न मिला। अब ये जो 50% है, यही आपका एब्सोल्यूट रिटर्न है। अब इसी 1 लाख के मान लीजिए बन जाते 2.5 लाख रुपए, तो कितना रिटर्न कहलाएगा, ये कहलाएगा 150% का रिटर्न। तो ये जो रिटर्न है ना, इसी को एब्सोल्यूट रिटर्न कहा जाएगा। थोड़ा और मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ तो और अच्छे बेहतर समझ में आ पाएगा आपको। तो अब आप देख सकते हैं, जैसे ये निप्पॉन म्यूचुअल फंड मैंने लिया है, इसके अगर अपन रिटर्न्स देखेंगे तो ये देखिए एब्सोल्यूट रिटर्न दिए हैं, 1 साल में 56%, 3 साल में 136, 5 साल में 408%। तो इसका मतलब ये है कि भाई किसी ने अगर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करे थे तो 5 साल में 408% का एब्सोल्यूट रिटर्न है। यानी किसी ने अगर 1 लाख इन्वेस्ट करे थे तो उसको कितने रिटर्न मिले हैं, 4,08,000 रुपए के रिटर्न मिले हैं। मैं कैलकुलेटर पे भी आपको बता देता हूँ, किसी ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, 408% का उसको रिटर्न मिला है। यानी कि इस फंड ने 1 लाख रुपए लेके 4,08,000 का रिटर्न बना के दिया है। ऐसे ही अगर आप देखेंगे तो ऑल में दिया है 1687, यानी कि जब से ये फंड लॉन्च हुआ है, ये देखिए ये 2000 ये देखिए ये 2013 में लॉन्च हुआ था। तो अगर 2013 में किसी ने इसमें 1 लाख रुपए डाले थे तो उसको एक 1687% के रिटर्न मिल चुके हैं। यानी कि अगर किसी ने 1 लाख डाले थे तो उसको 1687% के एब्सोल्यूट रिटर्न मिले हैं। यानी कि उसके 1 लाख रुपए 16,87,000 रुपीज बन चुके हैं। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा कि एब्सोल्यूट रिटर्न क्या होते हैं, कि 1 लाख डाले थे, अब कितने बन चुके हैं, है ना। तो उसका आप जब परसेंट निकालते हैं ना, तो ऐसे ही परसेंट निकलते हैं, 56, 3 साल में 136, 5 साल में 408, है ना। तो ये होते हैं एब्सोल्यूट रिटर्न।
1 लाख डाले थे, अगर 10 लाख बन चुके हैं तो कितने रिटर्न हो गए एब्सोल्यूट में? 1000% के रिटर्न हो गए। तो वो एब्सोल्यूट रिटर्न होते हैं। आई होप आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा। अब अपन देखते हैं CAGR क्या होता है। तो CAGR जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। एब्सोल्यूट रिटर्न में अपन ये देख रहे थे कि 1 लाख के कितने बन गए। 1 लाख के अगर 10 लाख बन चुके हैं तो 1000% का रिटर्न होगा, वहां पे अपन ये देखते थे। बट कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट में अपन क्या देखते हैं कि भाई 1 लाख डाले थे, 10 लाख बन गए 5 साल में, तो अपना जो CAGR निकलेगा वो निकलेगा 58.49%। मतलब इस रेट से अपना हर सालाना रिटर्न जब इस रेट से मिलेगा कंपाउंडेड, तब जाके अपने 10 लाख रुपए बनेंगे 5 साल में। तो जैसे कि यहाँ पे भी अपन ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करे और हर साल अपन को 58.49% का रिटर्न मिलेगा, तब जाके 10 लाख की वैल्यू बनेगी। यानी कि 1 लाख में 58.49%, तो पहले साल अपने 1,58,490 बनेंगे। इसमें 58.49 फिर से ऐड करेंगे तो अगले साल 2.5 लाख बनेंगे। अब इन 2.5 लाख में फिर से 58.49 को ऐड करेंगे तो अगले साल 4 लाख बनेंगे। इन 4 लाख में फिर से 58.49% जोड़ेंगे तो 6,30,000, और फिर इन 6,30,000 में 58.49% जुड़ेगा तो अपनी 10 लाख की वैल्यू 5 साल में बन जाएगी। मतलब हर साल जो भी कंपाउंडेड रिटर्न अपन को मिला रहेगा, उसमें ये परसेंट को, इस परसेंट से जब अपन को रिटर्न मिलेगा तो वो CAGR कहलाएगा। मतलब आई होप आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा। एब्सोल्यूट रिटर्न में ये होता था कि भाई 1 लाख डाले थे और 10 लाख अगर बन गए तो यानी कि 1000% का अपन को रिटर्न मिल गया। और CAGR जो है वो ये बताता है कि भाई पिछले सालों का क्या कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट रहा है, यानी कि एनुअली किस परसेंट से अपने पैसे कंपाउंड कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, है ना। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा। नहीं हुआ हो तो एक बार फिर से देखिएगा, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक। तो फिर आपने पूछा कि कौन से को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए। तो देखिए दोनों ही अपनी अपनी जगह अलग अलग चीजों को दर्शाते हैं। एब्सोल्यूट रिटर्न ये दिखाता है कि भाई अगर 1 लाख डाले थे और उसके 10 लाख बन गए, यानी कि 1000% का रिटर्न अपन को मिला है। जबकि CAGR दिखाता है कि भाई हर सालाना अपन को किस रेट से रिटर्न मिल दे रहा है म्यूचुअल फंड। तो दोनों के अलग अलग काम है, यूज है ना। तो आप दोनों को ही इस्तेमाल में ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद दिनेश कुमार जी कह रहे हैं थैंक्स फॉर रिप्लाई, तो वेलकम भाई। उसके बाद शमीम अख्तर कह रहे हैं मेरा पोर्टफोलियो कैसा है, HDFC फंड, HDFC स्मॉल कैप 2000। भाई ये पोर्टफोलियो थोड़ी है, ये तो आप एक म्यूचुअल फंड लिए हुए हैं। एक म्यूचुअल फंड नहीं रखना चाहिए, कम से कम 4 से 6 म्यूचुअल फंड जरूर रखें। एक म्यूचुअल फंड रखने से उतने रिटर्न आप नहीं बना पाएंगे। सेफ्टी के लिए, डाइवर्सिफिकेशन के लिए 4 से 6 म्यूचुअल फंड रखना ही चाहिए। ये एक आइडियल नंबर होता है म्यूचुअल फंड का, 4 से 6। एक म्यूचुअल फंड रखने से ये आपका पोर्टफोलियो नहीं है, ये बस एक म्यूचुअल फंड आप लिए हुए हैं। तो थोड़े और लीजिए, वो बेहतर रहेगा। तो बस यही थे आज के कमेंट्स। आई होप आपके जवाब आपको मिल गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।